हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। नाउ फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, खेती बाड़ी। Agriculture makes a combined use of natural and human resources. We use soil for sowing seeds, water for irrigation, minerals for fertilizer, humans and livestock for plowing and harvesting, etc. Agriculture एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों काम आते हैं। जैसे मिट्टी में हम बीज को बोते हैं और पानी से हम उनकी सिंचाई करते हैं, मिनरल्स हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग का हम यूज़ करते हैं प्लाउ करने के लिए और उसको हार्वेस्ट करने के लिए। More than 121 crore people live in India. Most of the country's population directly and indirectly is dependent upon agriculture for their livelihood. ज़्यादा से ज़्यादा population यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना घर चलाने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सो आवर कंट्री इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इसीलिए हमारे देश को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। व्हेन द कंट्री अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वॉज डेफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतना फूड ग्रेन नहीं था, हमारे पास फूड ग्रेन की कमी थी। वी हैड टू इम्पोर्ट सीरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और हमें जो अनाज है वो दूसरी कंट्रीज से लाना पड़ता था। देन वी यूज क्वालिटी सीड्स, गुड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। नाउ वी आर a food surplus country and produce more food grains than we need. So we export food grains to other countries. लेकिन आज हमारा देश जो है वो सरप्लस यानी जितने हमारे देश को ज़रूरत है फूड ग्रेन की उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हमने अच्छे क्वालिटी के सीड यूज़ करना शुरू किया, फर्टिलाइज़र यूज़ किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया, मॉडर्न एग्रीकल्चर तरीक़ों को सीखा, और इस कारण हमारा देश जो है उसने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम ऐसे प्लान, ऐसी तरकीबें सोचती रहती है जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। इट इज़ हेल्पिंग फार्मर्स इन मैनी वेज। इट हैज़ बिल्ड डैम्स टू प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू कैनल्स। जहाँ पर पानी नहीं जाता था वहाँ पर ऐसे डैम बनाए गए हैं, ऐसी आर्टिफिशियल कैनल बनाई गई हैं ताकि खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड ग्राम सेवक्स गाइड फार्मर्स टू यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। और गवर्नमेंट ने जो गांव में ऑफिसर्स तय किए हैं, नियुक्त किए हैं, वो किसानों की हेल्प करते हैं, उन्हें मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग सिखाते हैं। दे हेल्प देम टू गेट लोन्स टू बाय ट्रैक्टर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड इंस्टॉल ट्यूबवेल। उन्हें हेल्प करते हैं, किसानों की वो हेल्प करते हैं जिसको लोन की ज़रूरत है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए या फिर अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए या फिर ट्यूबवेल लगवाने के लिए। दे प्रोवाइड दैम गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एट लो कॉस्ट। कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद प्रोवाइड करते हैं। द गवर्नमेंट एजुकेट्स द फार्मर थ्रू कृषि प्रधान प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन एंड खेती की बातें ऑन द रेडियो। गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान चलाए हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जैसे कि टीवी पर कृषि प्रधान आता है और रेडियो पर खेती की बातें आती हैं जिसमें किसानों को खेत से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। Many agriculture colleges have been set up to train farmers in modern methods of agriculture. नए नए कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसमें किसानों को मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग सिखाई जाती है। Thus, we are increasing our agriculture production every year. This increased production of agriculture is called green revolution. और इस तरीके से जो हमारी कृषि है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम अपने देश को एक कृषि प्रधान देश कह सकते हैं। और इसी मूवमेंट को जब हम कृषि के बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहे हैं, इसी मूवमेंट को क्या नाम दिया गया है? ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि हमारा जो देश है हर जगह से हरा भरा नजर आए।
नाउ सेकेंड टॉपिक है मेजर क्रॉप्स. A large variety of crops are grown in the country. The most important ones are जैसे rice, wheat, millets, pulses, oilseeds, sugarcane, tea, coffee, spices, cotton and jute. India ranks first in the world in the production of tea. Okay, you know world में India on the first number जिसमें सबसे ज़्यादा टी की प्रोडक्शन की जाती है. Sugarcane, groundnut and mustard, while it stands second in the production of rice and jute. Rice is grown in the rainy season as it requires much water. राइस जो है वो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम एंड द कोस्टल प्लेन्स आर द मेजर रीजन्स वेयर राइस इज ग्रोन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है. Now, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस राइस इन इरीगेटेड फार्म्स. लेकिन आज जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती की जाने लगी है. द रिवर डेल्टाज प्रोड्यूस 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एवरी ईयर. जो रिवर डेल्टाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है वो साल में 2 या 3 बार चावल की खेती वहाँ पर की जा सकती है. नाउ मिलेट्स जैसे कि जवार, बाजरा एंड रागी are also grown in the rainy season. They are mainly grown in peninsular India, यानी साउथ इंडिया में, सर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर मिलेट्स ग्रो की जाती है. Wheat is another major cereal crop of our country which is grown in winter. दूसरी मेजर क्रॉप क्या है? फर्स्ट इज राइस एंड सेकेंड इज व्हीट. It is grown in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Malwa region of Madhya Pradesh. Crops like pulses and oil seeds are also grown in different parts of country. People generally eat food grains which grow in their own region. Wheat is mainly eaten in the north and northeast of India, while rice is mainly eaten in the south and in the east. जो राइस है वो ज़्यादातर साउथ के लोग खाते हैं और जो व्हीट है वो ज़्यादातर नॉर्थ में खाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में. ओके, अ क्रॉप ग्रो mainly for selling by the farmer is called cash crops. और ऐसी क्रॉप जो फार्मर सिर्फ बेचने के लिए ही ग्रो करते हैं, ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं? कैश क्रॉप. एंड द मेजर कैश क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया आर शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, टबाको एंड रबर. ये सारी क्या है? कैश क्रॉप्स हैं, यानी सिर्फ प्रॉफिट के लिए किसान इनको ग्रो करता है ताकि वो इनको ग्रो करे और फिर आगे सेल कर दे. कैश क्रॉप्स नॉट ओनली प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो ऑन बीइंग एक्सपोर्टेड अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री. और कैश क्रॉप हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. ओके. Now sugarcane. Sugarcane is a very important food crop. It is grown on well-drained fertile soil. It is used to produce sugar and good. Sugarcane जो है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि sugarcane से शुगर और गुड़ हमें मिलता है. ओके. And India is the world largest producer of sugarcane. और सी इंडिया हमारा जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ sugarcane है. और फर्स्ट रैंक किसकी है इसमें? उत्तर प्रदेश स्टेट की. ओके. द अदर मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर आर बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. उसके बाद है टी. टी नीड्स हॉट एंड रेनी क्लाइमेट एंड स्लोपिंग लैंड. इट इज़ मेनली ग्रोन इन असम. ये देखो आप, ये चाय के गार्डन्स होते हैं, टी गार्डन होते हैं जहाँ पर हॉट एंड रेनी क्लाइमेट होता है, वहाँ पर टी की खेती की जाती है. Northern part of West Bengal and the Nilgiri Hills in Karnataka are the other major producers. Coffee and cocoa are also grown like in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Cocoa is used to make chocolates, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Malabar coastal area is the principal producer of
स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डामन एटसेट्रा। मालाबार कोस्टल एरिया जो कि केरला है उसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, इलायची बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। नाउ कॉटन, कॉटन जो है वो क्लॉथ बनाने के काम आता है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन द ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। कॉटन कहाँ ग्रो होता है? कॉटन ग्रो होता है मेनली इन द ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में भी कॉटन की खेती की जाती है। उसके बाद है जूट। जूट भी एक क्या है? फाइबर क्लॉथ क्रॉप है। इससे भी क्या बनता है? कपड़ा बनता है। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विथ गोल्डन एंड सिल्की शाइन एंड हैंस कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। और जूट जो है ये गोल्डन कलर का होता है और थोड़ा सा सिल्की होता है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या बनाने के काम आता है ये? गनी बैग्स, रोप्स, लिनन एंड कारपेट्स। इट इज़ रिक्वायर हॉट एंड रेनी क्लाइमेट। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा जूट जो है वो कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिमिटेड टू सम रीजन्स एंड पीपल. Even now, a large number of farmers are illiterate and poor. They cannot buy modern agriculture implements. Their land holdings are small and soil is poor. Their agriculture is entirely dependent on the rain. अभी भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुई है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, मॉडर्न टेक्निक को वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने पुअर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मॉडर्न इम्प्लीमेंट ले सकें। ओके, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उन्हें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना नहीं आता। तो मोस्टली वहाँ पर सिंचाई के लिए वो बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब मॉनसून रेन आती है तभी वहाँ पर कोई फसल ग्रो हो सकती है, लेकिन मॉनसून जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है इंडिया में। एवरी ईयर दे आर फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ड्रॉट इन अनदर। और हर एक साल मॉनसून जब आता है तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कहीं पर सूखा पड़ जाता है। इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं, एग्रीकल्चर कंडीशन है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? बाय कंट्रोलिंग फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल में करके, एक्सटेंडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन है जहाँ पर डेजर्ट सॉइल है, वहाँ पर इरिगेशन यानी पेड़ों को सिंचाई देने की फैसिलिटी बढ़ाई जाए, पानी कैसे वहाँ पहुँचाया जाए ये सोचना चाहिए। टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, हर एक जगह की सॉइल को टेस्ट करना चाहिए और उसमें क्या कमी है, कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंडिया में 2 मेन क्रॉप सीजन होते हैं। राबी क्रॉप सच एज व्हीट एंड पल्सेस आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द समर मंथ। ओके, और सेकंड कौन सी है? खरीफ। खरीफ फसल जो है जैसे राइस, मेज, जूट एंड कॉटन, जो समर में ग्रो की जाती है और विंटर में उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो इंडिया में 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, रबी एंड खरीफ। रबी जो कि विंटर में सो की जाती है और समर में हार्वेस्ट की जाती है। खरीफ जो कि समर में सो की जाती है, बोई जाती है और विंटर में हार्वेस्ट की जाती है। नाउ सेकंड टॉपिक इज लाइवस्टॉक। All the useful domestic animals are called livestock. They are our friends or helpers. The dog is perhaps the oldest of our friends. Animals such as dogs, horses, camels, bulls, cows, goats, sheep, and buffaloes are a part of our livestock. Humans look after them. In return, they get milk, wool, leather, service, etc. Livestock क्या होता है? जितने भी यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको हम एक तरीके से लाइवस्टॉक कहते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। हम इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, बदले में ये हमें दूध, वूल, लेदर या और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइवस्टॉक। Cows, buffaloes, goats and sheep provide us milk. Milk is a complete food और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा पोषक भी होता है, न्यूरिशिंग भी होता है। हर एक बच्चा, चाहे वो
बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है, हर एक व्यक्ति उसको दूध की या दूध के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है। दूध से हम दही बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, घी और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। दूध से बच्चे जो हैं उनकी बॉडी ग्रो करने में हेल्प मिलती है और वो हेल्दी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। Total production of milk is not sufficient for the growing population. Efforts are being made to ensure that cows and buffaloes give more milk. जितना दूध हमारे पास अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं हो पाता इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है ताकि कैसे गाय और बफेलो से ज़्यादा दूध हम ले सकें। We are increasing the milk production. This government initiates is known as the White Revolution. White Revolution या फिर Operation Flood Program, यानी दूध को बढ़ाना, सफ़ेद क्रांति। ओके, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज़ कोल्ड White Revolution। और क्या क्या आता है इस प्रोग्राम में? Quality of milk cattle is being improved, and second, they are given a rich and balanced diet. अच्छी क्वालिटी के पशु पाले जाएं और उनको अच्छी बैलेंस डाइट दी जाए, खाने के लिए अच्छा दिया जाए। दे आर चेक्ड एंड ट्रीटेड फॉर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ का ध्यान दिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। एंड अ नंबर ऑफ डेयरी प्लांट्स हैव बीन सेट अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे डेयरी प्लांट लगाए गए हैं इंडिया में। इन दीज प्लांट्स मिल्क इज प्रोड्यूस्ड टू मेक स्टैंडर्ड मिल्क। बटर, चीज एंड मिल्क पाउडर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। Now, beast of burden. Bullocks and buffaloes are the real friends of the Indian farmer. They pull plow and leveler. They rotate the Persian wheel to draw water from the well. Bullock और buffaloes जो हैं वो मैन के, फार्मर्स के रियल फ्रेंड माने जाते हैं, क्योंकि ये खेत जोतने से लेकर लेवलर को यूज़ करने में या फिर पर्जियन व्हील को घुमाकर वेल से, कुएं से पानी निकालने में फार्मर की हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क एंड दे कैरी द हार्वेस्ट एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्म्स टू विलेजेस एंड टाउन्स। उसके अलावा ग्रेन्स को घर से, खेतों से विलेजेस या टाउन तक ढोना या फिर ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करना, ये सारा काम उनके लिए, किसानों के लिए करते हैं। इन द माउंटेन्स म्यूल्स एंड याक्स कैरी द लगेज। पहाड़ों में जो म्यूल होते हैं या फिर कैमल होते हैं, याक होते हैं, वो क्या करते हैं? लगेज को, सामान को ढोते हैं। एंड इन थिक फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर टेम्ड एंड यूज्ड टू कैरी हैवी लोड। थिक फॉरेस्ट में एलिफेंट का यूज़ किया जाता है। डेजर्ट एरिया में कैमल को यूज़ किया जाता है। Camel is also called the ship of desert. It carry loads in desert areas. We also ride on horses, camels, elephants and yaks. Next है other uses. The cattle dung is used as manure to increase crop yield. अब जो पशुओं का जो गोबर होता है उसको खेतों में एज अ खाद यूज़ किया जाता है, उसकी ज़मीन की, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। नाउ डेज इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर बायोगैस। वी यूज़ बायोगैस फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। और आजकल जो काऊ डंग का जो यूज़ है वो बायोगैस बनाने में भी यूज़ किया जाने लगा है। बायोगैस जो है उससे हम पकाने के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है। ओके, some people slaughter livestock for their food. They eat meat or cattle and fish and eggs of hens, etc. The hair of sheep, goats and camels is used for making wool. Wool is used to make shawls, blankets, woolen clothes and carpets. कुछ लोग जो हैं वो इनका अलग से यूज़ करते हैं लाइव स्टॉक का, जैसे कि कुछ मीट खाने के लिए पालते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं ताकि फ़िश को खा सकें, या फिर हैन पालते हैं एग के लिए। शिप के जो हेयर हैं वो ऊन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और फिर उस वूल से शॉल, ब्लैंकेट और वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं।
एनिमल्स आर यूजफुल टू अस राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ। एनिमल हमारे लिए हमेशा उपयोगी रहते हैं। ऑल देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। The hides and skins are used for making shoes, bags, belts, etc. The hair are used to make brushes. Even their bones are crushed and ground to make manure. तो एनिमल्स आप देखो जन्म से लेके उनकी डेथ तक एनिमल हमारे इतने काम आते हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। जनरली जो कैटल हैं वो हमारे इतने काम आते हैं, लेकिन फिर भी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उनको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे से उनको खिलाना चाहिए खाना। एंड दी शुड बी मोर वेटरनरी हॉस्पिटल्स टू ट्रीट एंड कंट्रोल एनिमल डिजीज़। और भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल खोलने चाहिए जहाँ पर पशुओं का ट्रीटमेंट हो सके, उन्हें बीमारियों से बचा सके। एंड उन्हें प्यार से काइंडली ट्रीट करना चाहिए। क्रूअली मेक्स देम सिक। अगर क्रूअल्टी करेंगे, हम उनके साथ मारेंगे, उनको पीटेंगे, तो उससे वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ओके, नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। नेम 2 स्टेट्स और रीजन विच प्रोड्यूस राइस। राइस कहाँ पर ग्रो होती है? ओके, नाम लिखोगे आप। कॉटन, शुगर केन, कोकोआ, व्हीट, टी, कहाँ कहाँ पर ग्रो होती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।